जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। इससे पहले की क्लास में बच्चों हम लोगों ने राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में समझा था, राष्ट्रवाद के कितने प्रकार हैं यह जाना था, और उस वीडियो में हम लोगों ने नेपोलियन के बारे में समझा था कि नेपोलियन कैसे एक महान सैनिक और एक योग्य सेनापति के रूप में उभरा और बाद में चल के उसने फ्रांस के जो सत्ता है उस पर अपना हाथ आजमाया। ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन तक ये चला नहीं। 1814 में उसे एक द्वीप पर क्या किया गया, नजरबंद कर दिया गया, उसे भेज दिया गया और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। 54 वर्ष की उम्र में उसकी वहां पे मृत्यु हो गई। आज उसके आगे का खेल को समझते हैं। जब नेपोलियन हारा बच्चों, तो नेपोलियन के हारने के समय जो नेपोलियन को हराने वाली शक्तियां थी, यानी जो विजयी शक्तियां थी, जो जीतने वाले लोग थे, जो भी जीतने वाले देश थे, उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ, वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और ये ऑस्ट्रिया क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये महाद्वीप वाला ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया है। ये एक देश है जो यूरोप में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया। कब बच्चों? 1815 में। यह सम्मेलन 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बुलाया गया। इस जो सम्मेलन था, इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे वह ऑस्ट्रिया के ही चांसलर यानी वहां के शासक मेटरनिक के द्वारा किया जा रहा था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा यहाँ का जो ये सम्मेलन बुलाया गया था, इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। जो ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, ये इसकी मेजबानी कर रहे थे। इस सम्मेलन में बच्चों जो नेपोलियन से जीती हुई शक्तियां थी, जिसमें ब्रिटेन, उसके बाद से आपका प्रासा, रूस आदि जितने भी देश थे, ऑस्ट्रिया, ये सभी देश सम्मिलित हुए। ठीक है, और इन्होंने यह तय किया कि जो नेपोलियन है उसके द्वारा जो व्यवस्थाओं को ठप किया गया है, जो उसके जीतने के कारण व्यवस्थाएं बंद हुई हैं, उसको किस प्रकार से सुचालित किया जाए और किस प्रकार से शुरू किया जाए। तो वियना सम्मेलन में क्या हुआ, तो जो नेपोलियन था उसके द्वारा जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसको बंद किया गया था, उसको चालू करने का प्रयास यहाँ पे किया गया वियना सम्मेलन के द्वारा। वियना सम्मेलन जो था 14 जून से, याद रखिएगा, 14 जून से ये आपके 18 सितंबर 1815 तक चला था। 14 जून से 18 सितंबर 1815 तक यह जो सम्मेलन था ये चला था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन? मेटरनिक इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे उनका नाम क्या था, या इस प्रकार से पूछता है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा था, तो कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया। या फिर ये भी पूछ देता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या थी, तो वियना। बहुत सारे यहाँ से प्रश्न आपके बहुविकल्पीय जो होते हैं उभरते हैं। पूछ देता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर का नाम क्या था, तो मेटरनिक। तो ये सभी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसको आप लोग दिमाग में फिट रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, बढ़ते हैं। जब नेपोलियन का अंत हुआ और वियना सम्मेलन हुआ, उसके बाद फलस्वरूप उसके मेटरनिक युग का आरंभ हो गया। क्या हुआ? मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। नेपोलियन के युग के अंत के बाद जो दूसरा युग आया वो मेटरनिक युग के नाम से जाना गया। अब देखिए, इसके कारण इटली में इसका प्रभाव स्थापित हुआ। ये जो मेटरनिक थे, इनका युग जब शुरू हुआ तो इटली में इनका प्रभाव स्थापित हो गया। क्या हुआ? इटली में इनका प्रभाव स्थापित हुआ। यह जो थे 39 रियासतें जो यूरोप में थी, रजवाड़ों की ये रियासतें जो थी,
रियासतें, इनको इन्होंने क्या किया, सबको बांटने का काम किया। क्या किया बच्चों, रियासतों को बांटने का काम किया। अब देखिए इन्होंने क्या क्या किया, जो सिसिली और नेल्स नामक जो दो रियासतें थी, इसको बूर्बो वंश के सम्राट को दे दिया। क्या किया, बूर्बो वंश के सम्राट को दे दिया। जो रोम था, इसको इन्होंने पोप को सौंप दिया। ऐसे करके इन्होंने जो 39 रियासतें थी आपकी, जो 39 रियासतें थी, इनको किसी न किसी प्रकार से जो वहां के उच्च वर्ग थे, राजा थे, पुजारी वर्ग के थे, उनको क्या किया, सौंप दिया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं वियना सम्मेलन के जो मुख्य उद्देश्य क्या थे। वियना सम्मेलन मान लीजिए बुलाया गया, तो इसके मुख्य कारण और उद्देश्य क्या थे, किस लिए ये वियना सम्मेलन बुलाया गया। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रांस में फिर से पुरानी व्यवस्था, यानी कौन सी, मोनार्की को, मोनार्की मीन्स हो जाएगा आपके राजतंत्र को फिर से लाना, यानी राजाओं को जो अधिकार था उनका, उनको फिर से फ्रांस में लाना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। और काफी हद तक बच्चों इस उद्देश्य में जो मेटरनिक रहा, वियना सम्मेलन रहा, ये सफल भी हुआ। क्योंकि इसके बाद आपके चार्ल्स 10 आपके जो होते हैं राजा के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं, और इन्हीं के टाइम जो होता है चार्ल्स 10 जो के समय ही 1830 की क्रांति भी होती है। अब इस क्रांति के बारे में समझते हैं बच्चों। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड में मैं आपको बता दूं, यह 5 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर यानी लघु उत्तरीय, ये तीनों में यह प्रश्न पूछा जाता है। वेरी VVI, ये इसको आप एकदम ध्यान से सुनिए और पढ़िए, यहां से आप छोड़ के मत जाइएगा, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन हर हमेशा पूछता है, तो आप अगर ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा तो मैं आपको ये समझा दूंगा और आपके दिमाग से बात नहीं निकलेगा, एकदम खेला की तरह समझा दूंगा। जैसे खेला खेलते हैं ना, उस प्रकार से आपको मैं समझा दूंगा। देखिए ये चार्ल्स 10 जो था, एक निरंकुश और प्रक्रियावादी शासन था। क्या, प्रतिक्रियावादी शासन। ये निरंकुश क्या होता है, जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, जो किसी की बात ना सुनता हो, किसी अपनी सलाह, मान लीजिए देखिए प्रधानमंत्री आज के समय होते हैं, तो उनके नीचे कई IAS और IPS ऑफिसर्स होते हैं। IAS होते हैं जो सचिव होते हैं, उनको सलाह मशवरा देते हैं कि देखिए मोदी जी ऐसे करना चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, रात में नोट बंद करना चाहिए। ये जो भी सलाह देते हैं ये सचिव देते हैं, और सचिव की बातों को बहुत हद तक जो राजा होता है वो मानता भी है, अर्थात जो प्रधानमंत्री है हमारे, वो मानते भी हैं। लेकिन ये जो चार्ल्स 10 था, ये एकदम निरंकुश था। बेनाथ पगहा के बैल, बेनाथ पगहा का भैंस गाय बैल, सुन लो मैंने, बेनाथ पगहा के ये आदमी था। इसके ऊपर किसी का चलता ही नहीं था, ये बोलता था कि हम ही सब कुछ है। तो ये एकदम निरंकुश था, किसी की बात नहीं सुनता था, और प्रतिक्रियावादी था, अपनी प्रतिक्रिया हमेशा देता था, हर चीज पे तुरंत रिएक्ट। मतलब एक होता नहीं है स्टील का जो पेनी होता है, देखिएगा 2 मिनट में गर्म हो जाता है, तो वैसा प्रकार का आदमी था ये। 2 मिनट में प्रतिक्रिया किसी चीज का देता था, जिसके कारण लोग इसको कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करते थे। इससे कुछ ज्यादा लोगों का अटेंशन नहीं था। और इससे ज्यादा बकलोलवा ये काम किया, ये चार्ल्स 10 महाबैल आदमी, इसने क्या किया, पोलिग्नेक नाम के एक बेवकूफ को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। पोलिग्नेक नामक एक बेवकूफ को, गधा को इसने क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब ये देखिए गधा क्या किया, लुई जो 18वां था, उसके समय से चल आ रही समान नागरिक संहिता को इसने, गधा ने समाप्त कर दिया। ये पोलिग्नेक गधावा ने, ये तो सबसे बड़का गधा, गधा नंबर 1, ये गधा नंबर 2। तो चार्ल्स 10 गधा नंबर 1 जो था, इसने पोलिग्नेक को पहले तो प्रधानमंत्री बनाया, बेवकूफ को। इसने क्या किया, समान नागरिक संहिता जो लुई 18वें के समय से चली आ रही थी, उसको समाप्त कर दिया। अब मान लीजिए, अब तो फ्रांस में एकदम भगदड़ तहलका मच गया। अरे भाई
अब आपसे आज आए और सरकार बोले कि आपका जितना जमीन है सब हमारा, इस पे आपको 75% टैक्स देना पड़ेगा, तो आप क्या करिएगा? आप तो भगदड़ मचा दीजिएगा, एकदम आतंक का माहौल हो जाएगा। अरे भाई कैसे हो सकता है? हो जाएगा कि नहीं? तो इसी प्रकार ये पॉलीगेनिक में था, समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया। लोगों के अंदर एकदम असंतोष प्रकट हो गया। लोग सोचने लगे अरे भाई ये कैसे कर दिया जी, तुम इतना तुम में हिम्मत। अब लोग का जब असंतोष प्रकट हुआ, लोगों का जब असंतोष प्रकट हुआ तो लोगों ने इसका विरोध किया, असंतोष प्रकट किया। और चार्ल्स दस था, देखिए ये जो चार्ल्स दस है, चार्ल्स दस निरंकुश जो था, इसने क्या किया? प्रतिक्रिया के रूप में 25 जुलाई को, अब देखिए गदाहवा को, 25 जुलाई 1830 को ये 4 गो अध्यादेश और ला दिया कि इस जो प्रतिक्रिया इन लोगों का हो रहा है, लोग के अंदर जो असंतोष की भावना जगी है, ये 4 गो अध्यादेश कब लाया? 4 अध्यादेश ये 25 जुलाई 1830 को लेके चला आया कि 4 गो अध्यादेश के कारण ना लोग तनी ठंडा हो जाएंगे। अब कैसे अभी आज की डेट में नौकरी निकल रहा है कि एकदम वोट के टाइम तक एकदम लोगों के अंदर असंतोष, अब वोट के 5 महीना पहले से काम दिखावे के चालू, अपन एकदम नौकरी पर नौकरी निकाले के चालू। वही प्रकार ई 4 गो अध्यादेश लिया के बुझलन कि इतना दिन से जो हम गुण करतनी, जो खेला रचले बनी, ई लोगवा भुला जाई। लोग ये चीज नहीं भूला, समझे? लोग जो था ये चीज को नहीं भूला। और पेरिस जो था, फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहाँ पर बच्चों क्रांति की लहर दौड़ गई, क्रांति की एकदम लहर दौड़ गई। और 28 जुलाई को 1830 को गृह युद्ध जो था फ्रांस में प्रारंभ हो गया। क्या हुआ? गृह युद्ध फ्रांस में प्रारंभ हो गया। और बच्चों जो आपका इसके कारण, गृह युद्ध के प्रारंभ के कारण, जो चार्ल्स दस की राजगद्दी इसको त्यागना पड़ा। और यह कहां चला गया? पलायन करके बच्चों ये चला गया आपका इंग्लैंड में पलायन कर गया। इस अपक्रांति के फलस्वरूप बच्चों क्या हुआ? जुलाई 1830 के बुर्बो वंश जो था, बुर्बो वंश, यहाँ पे बुर्बो वंश का बच्चों शासन चल रहा था। ये बुर्बो वंश का जो था समापन हुआ और आर्लेयन वंश की स्थापना हो गई। बुर्बो वंश का समापन और आर्लियन वंश की स्थापना हुई। ठीक है, आर्लियन वंश की बच्चों क्या हुई? स्थापना हुई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादी पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की और यह उदारवादी के नीति के पक्ष में आए तथा संवैधानिक गणतंत्र जो था इसको इन्होंने नियमित किया। क्या किया? ये जो लुई फिलिप थे, यह गणतंत्र की बात की, इन्होंने उदारवाद की बात की और इन्होंने लोगों के समर्थन से सत्ता को क्या किया? प्राप्त किया। अब इस सब को मैं थोड़ा आप लोगों को एक जगह समेट के और अच्छा से समझा रहा हूं, देखिए कहानी के तरफ। अब समझिए बात को। देखिए ये जो चार्ल्स दस था, ये एगो गधा शासक था। आप बात को समझिए, एकदम बेवकूफ निहायती गधा आदमी था। इसने क्या किया? ये अपने आगे केहू के बातें नहीं सुनता था। ठीक है, ये अपने आगे किसी का बात नहीं सुनता था और केहू कुछ बोल लो तो पट से कूद के आगे बोलने आ जाता था और तुरंत उसका प्रतिक्रिया कर देता था, उसको मरवा देता था इसके आगे सामने कोई बोल दिया तो। अब ये गधावा क्या किया? अपने से एगो बड़ गधा को प्रधानमंत्री बना दिया और बड़ गधा ने क्या किया? इसका कुल काम चौपट कर दिया, इसका सारा काम चौपट किया। इस गधा को बनाया। ये गधा क्या किया? इसने लुई 18वां के समय से चली आ रही समान नागरिक संहिता, जिसमें सभी को समान अधिकार दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया। अब जब समाप्त किया तो लोगों में तो भगदड़ मच गया। अरे बाबू तू राजा है इस तक का, तोरों के भी हम नीचे उतार देंगे। तो लोगों में असंतोष जागा और इस कारण इस असंतोष को और जो गृह युद्ध का माहौल बन रहा था इसको शांत करने के लिए ये
25 जुलाई 1830 को क्या किया, 4 गो अध्यादेश लाया, और ये 4 गो अध्यादेश इसी पे उल्टा पड़ गया, लोग और भड़क गया। और भड़कने के बाद क्या किया, फ्रांस में 28 जुलाई को पेरिस में, फ्रांस के कहा, पेरिस, कहाँ राजधानी है, पेरिस। अब देखिए कहीं पे भी राजधानी में ही ज्यादा मार्च होता है। अब देखिएगा एक किसान का खिलाफ, किसानों के खिलाफ नहीं बोला जा सकता, मान लीजिए किसानों के लिए एक बिल आया था, अध्यादेश जारी किया गया था, तो उस अध्यादेश के खिलाफ किसानों ने बहुत भारी संख्या में अपना असंतोष जाहिर किया, और दिल्ली यानी हमारे देश की राजधानी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंदोलन किया, इसके खिलाफ मार्च किया। तो क्या हुआ, इसको वापस लेना पड़ा, सरकार को जनता के आगे झुकना पड़ा। इसी प्रकार फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोगों ने गृह युद्ध छेड़ दिया, और जो ये चार्ल्स 10 जी थे, चार्ल्स 10 को बोला कि 9-2-11 हो जाओ, 10 को क्या बोला कि 9-2-11 होके कहां चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ। तो इसको क्या किया, इंग्लैंड भेज दिया, और इसके बाद बुर्बो वंश का यहां से समाप्त हो गया, ऑरलेंस वंश की स्थापना हुई। ऑरलेंस वंश का जो शासक बना लुई फिलिप, यह जो था एक उदारवादी शासक बना, और इसने गणतंत्र को समर्थन किया, पत्रकारों को समझा, और जो एक संवैधानिक गणतंत्र है उसकी स्थापना की। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए देखते हैं ये जो 1830 ईस्वी की जो क्रांति हम लोगों की हुई थी, उसमें का जो प्रभाव क्या पड़ा अन्य देशों पे और यूरोप में, और जो फ्रांस था इस पे क्या इसका प्रभाव पड़ा, इसको बच्चों थोड़ा जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो देखिए इससे यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रीयता की भावना जाग गई। अब देखते हैं ना, जब एगो घर का लड़का पढ़ लिख के IAS वाईएएस बन जाता है, चाहे एगो घर में अगर मान लीजिए कोनो लड़का मैट्रिक में टॉप कर गया, एगो घर में मान लीजिए अगर मैट्रिक में कोई लड़का टॉप कर गया, तो क्या होता है, अन्य घर जो होते हैं उनको भी क्या होती है कि नहीं, अब हमारे घर का भी जो लड़का है ये जो है टॉप करना चाहिए। ये उसके घर वालों के जो मन में होती है, क्या होती है, एक भावना जाग जाती है कि हमारे घर का जो भी लड़का है ये क्या करना चाहिए, ये भी टॉप करना चाहिए। 1 मिनट बच्चों, जैसे मान लीजिए एक घर में कोई लड़का मैट्रिक में टॉप कर गया, तो क्या होता है, और लोगों के घरों में भी ये होता है कि नहीं, अब हमारे घर का भी लड़का टॉप करना चाहिए, तू भी पढ़ रे मंगरुआ, ते भी पढ़, ते का नहीं पढ़त रे, ओकरा घरवा के लड़का टॉप कर गई, हम मुंह केंगा दिखाए हम लोग से, तो वो भी पढ़ता है। तो इसी प्रकार जब फ्रांस में 1830 की क्रांति हुई, तो यूरोप के अन्य देशों में भी वही भावना आ गई, ना भाई हम भी अब राष्ट्रीयता की भावना रखेंगे, हम भी आजाद होंगे लोगों से, ये लोग काहे हम लोगों पे इतना अत्याचार कर रहा है। तो ये भावना सबके आ गई। अब इसके बाद इस क्रांति की से देखिए जो 1830 की क्रांति थी, इससे क्या हुआ, इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी जो देश थे, ये जो देश थे, इनके देशों के अंदर जो तत्कालीन व्यवस्था राजवाड़ों वाली चल रही थी, राजा महाराजा का जो चल रहा था, इसके प्रति ये देखिए क्या हुआ, आंदोलन उठ गया, सब देश में आंदोलन होना शुरू हो गया। ये जो 1830 की क्रांति, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। 5 नंबर में जब आपका पूछेगा तो क्रांति भी बताना पड़ेगा, प्रभाव भी बताना पड़ेगा। 2 नंबर में क्रांति आपसे पूछेगा, 1 नंबर में पूछ सकता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न में कि 1830 के क्रांति के समय उस समय वहां के राजा कौन थे, तो चार्ल्स 10। अगर पूछ सकता है कि उस समय वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये सभी चीजें आपसे पूछ सकता है। कौन से वंश का अंत, कौन से वंश का उसके बाद आगमन हुआ, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये जो क्रांति हुआ, तो इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी जैसे जो देश थे, इनके राजे राजवाड़ों के खिलाफ, उस समय के तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ क्या हुआ, आंदोलन शुरू हो गया। अब आगे चलकर जो लुई फिलिप था, यह भी कोनो ढंग का आदमी नहीं बना। ये भी जब राजा, देखिए एक चीज आप देखिएगा, सरकारी नौकरी जो होता है बच्चों, तब तक लोग ईमानदारी का बात करता है जब सरकारी नौकरी नहीं होता है। ब्लॉक में किसी का अगर सरकारी नौकरी हो जाए तो अब उसका पता ना ईमानदारिया कहाँ चला जाता है।
तो वही बात है, देखिए जब तक मतलब देखिए एक सरकारी नौकरी का चीज होता है, अगर सरकारी नौकरी में आप जब तक हैं तब तक तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। जब तक, मेरा कहने का मतलब है, सुन समझने का प्रयास करिएगा, जब तक आपको किसी चीज से फायदा नहीं होता है आपको वो चीज बुरी लगती है। तो ये जो राजा था इसको ये सब चीजें बुरी लगती थी, ना ना लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, धन को संचित नहीं करना चाहिए, उदारवाद रहिए, ये वो सब मतलब पूरा ढांढस बांधा था ये भी। लेकिन जैसे ही राजा बना ये क्या हुआ, ये भी माल खाने के चक्कर में पड़ गया, ये भी एकदम वह अंदाज में आ गया। तो आगे चलकर लुई फिलिप जो था इसके खिलाफ भी आवाज उठने लगा, और जिससे फ्रांस में 1848 की क्रांति प्रारंभ हो गई। अब सुनिए, ये 1848 के क्रांति ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये 1848 की जो क्रांति है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। तो इस चीज को भी पढ़ते हैं, इससे भी बच्चों 5 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर का प्रश्न जो होता है ये पूछा जाता है। वही बात हमका बताए नहीं आपको, आप सरकारी नौकरी जब तक आपको नहीं मिलता है ना तब तक सरकारी जो नौकर होते हैं आपको बड़े खराब लगते हैं, और आप जब उस सरकारी नौकर बन जाइएगा तो आप भी वही काम करिएगा जो आज लोगवा करता है। इतना पेट निकल जाएगा आपका भी, घूस का रोटी खाते खाते, चोरी करते करते इतना बड़का पेट होगा, बैठता नहीं है सब समोसा खा खा के। तो चलिए देखते हैं बच्चों 1848 की क्रांति को, और इसको भी एक रोचक अंदाज में जानते हैं। चलिए आइए तो बच्चों अब देखते हैं 1848 की क्रांति के बारे में। ये 1848 की क्रांति क्यों हुई, हई गदहवा के कारण क्यों 1848 की क्रांति हुई, जब लोग 1830 की क्रांति में इसको खुद अपने से चुन के यहाँ बैठाए थे। तो ये बकचोनर जो था ये गदहा उदारवादी शासक था, लेकिन इसका दिमाग ठेहुन में था। इसने गीजो नाम के एक ऐसे बकचोनर को पीएम बनाया जो बिल्कुल भी गधा से भी गधा था। उसमें जो था तनी मनी गधा था, तो गधा के पावर 10, इतना गधा था गीजो। ग से गीजो, ग से गधा, समझ लीजिएगा गीजो था गधा इसलिए किया इतना गलती। ग से गीजो, ग से गधा, गीजो ने किया गलती। तो इससे समझ में आ जाएगा आपको, ट्रिक भी मान लीजिए एगो मिल गया। अब समझिए, ये जो गीजो था यह एकदम चाहता नहीं था कि सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार और वैधानिक सुधार, तो ये सामाजिक आर्थिक और वैधानिक जो सुधार थे समाज में, जो महिलाएं थी उनके अधिकार, जो पीजेंट्स थे यानी जो मतलब आपके मान लीजिए किसान समुदाय के लोग थे उस समय के, तो मान लीजिए अधिकांश जो निम्न वर्ग के होंगे वो किसान ही होंगे, तो वो किन्हीं के जो सामाजिक स्थिति है उसके सुधारने के पक्ष में नहीं था, वैधानिक स्थिति सुधारने के और आर्थिक किसी चीज के सुधार में नहीं था। वो कोई भी सुधारणात्मक कार्यक्रम नहीं किया, किसी भी सुधार के लिए उसने कोई काम नहीं किया, एक रत्ती भर भी काम नहीं किया। विदेश नीति में एकदम जीरो, लोल, गधा, बेवकूफ था। ये क्या था, एकदम गधा। भूखमरी और बेरोजगारी जिसके कारण बढ़ गई, और इससे क्या हुआ, ये गधा मान लीजिए किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो एकदम निश्चित है कि वो देश को डूबना तय है ना। आज हमारे प्रधानमंत्री क्या करे, हमारा देश ही बेच दे, हम लोगों का तो डूबना तय है। तो इस कारण ये गीजो के कारण, ये गीजो के गलती के कारण इनकी नैया डूब गई। आप इतना बात समझ लीजिए। देखिए ओवरऑल बात समझने की प्रयास करिएगा। लुई फिलिप को जब बुर्बो वंश का समापन हुआ और आर्लियंस वंश की स्थापना हुई तो इनको लोगों ने खुद चुना, एक मतलब जनमत संग्रह के द्वारा इनको चुना गया, राजा चुना गया। इसके बाद यह उदारवादी था, अच्छा शासक था, लेकिन इसने एक भेड़ा को बना लिया, क्या, एक भेड़ा को, ये बकचोनर को बना लिया, गीजो को प्रधानमंत्री। गीजो जो था किसी भी प्रकार के सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार के एकदम विरुद्ध था, वह चाहता ही नहीं था कि हो। और जो अल्प लोग थे, एक चीज अभी छोड़ दिए बच्चों में आपको बताना, जो अल्प मत में लोग थे, अल्प मत
उनके बारे में बात करता था, उनको बोलता था कि ये जी आप हमारे साथ रहिए, पूंजीपतियों के साथ था, और गरीब किसान मजदूर जो आम जनता था उसको कहता था कि तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ये इसकी दिक्कतें थी। ये विदेश नीति में भी एकदम जीरो था, लोल था, गधा, जिसके कारण क्या हुआ, भूखमरी बच्चों बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी, और लोगों के अंदर जो था इसके लिए बच्चों इतना मतलब आक्रोश भर गया कि अंत में चलकर मैं बता दूं बच्चों आपको कि ये जो लुई फिलिप थे इनको क्या हुआ, इंग्लैंड भागना पड़ा। अब जितना चोरवा होता है ना बच्चों, जितना चोर होता है सब देखिएगा कि इंग्लैंड भागता है। इंग्लैंड जो है बच्चों, इनके भागने की जो है सबसे आसान जगह मिलती है। अब देखिए विजय माल्या इंग्लैंड, नीरव मोदी इंग्लैंड, जितना भारत का चोर है, चाहे जहां का चोर, आप दुनिया का जितना चोर देखिएगा ना सब इंग्लैंड में जाके बसा है। तो इसी से समझ लीजिएगा कि यहाँ के जितने चोर थे सब कहाँ गए होंगे, इंग्लैंड। तो बाद में चलकर बच्चों क्या हुआ, इनको इंग्लैंड भागना पड़ा। सुधारवादियों ने बच्चों 22, डेट याद रखिएगा, 22 फरवरी 1900 नहीं बच्चों, 1848 को इनको गद्दी त्यागने पर मजबूर किया, और एक विशाल भोज के आयोजन के तहत इनको, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लोगों ने इनको गद्दी छोड़वा दिया, इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया कि आप एक तो गधा, आपने एक अपने से बड़ा गधा का 10.5 का स्क्वायर लगा के गधा बनाया, और वो गधा ने पूरा हम लोगों के आर्थिक सामाजिक स्थिति को लोल करके रख दिया, एकदम चौपट कर दिया। तो आप भी अब जाइए यहाँ से, और जहां मर्जी जाके अपना रहिए, चाहे भाड़ में जाइए चाहे मरिए, हमको कोई मतलब आपसे नहीं है। तो इनको उठा के फेंक दिया। अब ये समझ में आ गया आपको क्रांति, कि लुई फिलिप बना, ये उदारवादी था, गीजो को बना दिया, गीजो कोई भी काम नहीं करता था, एकदम आर्थिक सामाजिक कोई भी सुधार नहीं किया गीजो ने। उसके बाद जो गरीब थे इनके बारे में नहीं देखता था, जो भी लोग मतलब आप मानिएगा कि अल्प मत में थे, जो पूंजीपति वर्ग थे, इनके सपोर्ट में बात करता था, इनके लिए बात करता था। तो इसके कारण क्या हुआ, भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ी, और लोगों के अंदर जन आक्रोश बढ़ा, और लोगों ने 22 फरवरी 1848 को इसको राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर किया, और छोड़ के कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया ये। और इस कारण अब इसके प्रभाव देख लीजिए बच्चों, 1848 के क्रांति के प्रभाव क्या हुए इसको जरा देखिए। इसके कारण बच्चों क्या हुआ कि राजतंत्र जो था हमेशा के लिए फ्रांस से समाप्त हो गया। राजतंत्र क्या हुआ, फ्रांस से हमेशा के लिए जो पुरातन व्यवस्था आ रही थी राजा महाराजा की, वो हमेशा के लिए यहाँ से समाप्त हो गई, और यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई, एक संवैधानिक स्थापना हुई। और लोगों को क्या हुआ, जितने भी 21 वर्ष से अधिक के लोग थे, 21 वर्ष से अधिक के लोग थे, उनको वोट का अधिकार मिला। वोटिंग के द्वारा अब निर्वाचित जो हम लोगों के सदस्य थे उनको चुना जाने लगा। बात आपको समझ में आई होगी बच्चों कि जो लुई फिलिप था इसको क्यों हटाया गया, 1847 की क्रांति जो थी क्यों हुई। थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप वीडियो को एक बार स्किप करिए, देखिए आपको टोटल चीज क्लियर हो जाएगा। और इस क्रांति के फलस्वरूप राजतंत्र समाप्त हो गया, और तथा देखिए इससे इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोलैंड, हंगरी जैसे जो देश थे यहाँ पे भी राष्ट्रीयता की भावना और प्रकट रूप से जागी, और यहाँ पे भी जो क्या कहते हैं आपके राजतंत्र को समाप्त करने की बात कही जाने लगी। ठीक है, अभी तक का वीडियो आप लोगों को बच्चों कैसा लगा आप जरा कमेंट करिएगा। मेरे को थोड़ा सा तबीयत बच्चों खराब है, थोड़ा सा मैं परेशानी से जूझ रहा हूं। आपको समय दिखा दूं, देखिए बच्चों आपको अभी का समय मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट। ये देखिए बच्चों लगभग 12 बजने वाला है और आपके लिए वीडियो शूट हो रहा है। आपको समय दिख रहा है, कैमरा बच्चों हम लोग का उतना अच्छा नहीं है, कहीं ना दिख पाए, लेकिन लगभग 12 बज रहा है और एक ही फोन है तो फोन का भी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। वीडियो में शूट कर रहा हूं, थोड़ा सा तकलीफ में हूं। आगे की क्लास बच्चों हम लोग आगे करेंगे और देखेंगे
कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, मेजनी की भूमिका क्या थी उसमें, काउंट काबूर क्या क्या किया, उसके बाद यंग जो इटली नामक जो मेजनी के थी उसमें क्या क्या बातें की गई, एकदम आसान भाषा में बच्चों समझेंगे। विक्टर एमुनुअल के बारे में भी समझेंगे, वो क्या था, कैसे क्या क्या किया, एकदम मतलब हम लोग इस प्रकार से समझेंगे ना जैसे एकदम घर का आदमी था वो। अभी तक की चीज हम आपको कहीं लग रहा है कि कोई बड़का भारी चीज पढ़ रहे हैं यूरोप का? आप दूसरे चैनल का वीडियो जाकर सर्च करिएगा और देखिएगा कैसे समझाया जाता है, और यहाँ पे देखिएगा कि बच्चों कैसे समझा रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों आपके लिए, थोड़ा सा साथ हमारा दीजिए, थोड़ा सा हमारे साथ जुड़िए, आपको यकीन दिलाते हैं कि अंतिम तक हम लोग आपको साथ देंगे। ठीक है, यहां तक में अगर कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है? ये चीजें समझ में आई, समझ में आ गई होगी मुझे जहां तक उम्मीद है। जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पे जाके आप नोट्स के लिए बताइए कि किस चीज का नोट्स चाहिए। हिस्ट्री नोट्स आप लिखिएगा, राष्ट्रवाद जो यूरोप का राष्ट्रवाद है चैप्टर नाम के डालिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।